13 अप्रैल 1919 अमृतसर का जालियांवाला बाग। इतिहास का एक ऐसा पन्ना जिससे पलटते हुए आज भी आप कह सकते हैं एक सिहरन सी होती है। बिल्कुल। आज हम इसी दर्दनाक घटना की एक तरह से गहन पड़ताल कर रहे हैं जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। जी। हमारे पास जो स्रोत है वो है जालियांवाला बाग, स्वतंत्रता संग्राम का दर्दनाक मोड़। और इस विश्लेषण का मकसद है कि उस दिन के हालात क्या थे, उसके पीछे कारण क्या थे और उसका असर कितना गहरा पड़ा उसको समझना। हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। 1919 का वो साल, वो माहौल कैसा था? मतलब क्या वजह थी कि इतने सारे लोग उस दिन जालियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि हवा में आप कह सकती हैं बारूद पहले से भरा हुआ था। अंग्रेजी हुकूमत ने रॉलेट एक्ट नाम का एक काला कानून थोप दिया था। रॉलेट एक्ट, हाँ। जी, सोचिए एक ऐसा कानून जो सरकार को ये ताकत देता था कि वो किसी भी भारतीय को सिर्फ शक की बिना पर गिरफ्तार कर सकती है। सिर्फ शक की बिना पर? हाँ, और वो भी बिना मुकदमा चलाए, मतलब अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकती है। बारे। इसे बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा गया। और ये असल में आप देखें तो पहले विश्व युद्ध के बाद भारत में जो राष्ट्रवादी भावनाएं तेजी से फैल रही थीं, उनको कुचलने की एक कोशिश थी। हाँ, ये तो सरासर नाइंसाफी थी। और जैसा कि हमारे सूत्र बताते हैं, पंजाब इसका मतलब विरोध का गढ़ बन चुका था। पंजाब में क्यों इतना तीखा विरोध हो रहा था? बिल्कुल, पंजाब विरोध का केंद्र इसलिए बना क्योंकि एक तो देखिए विश्व युद्ध के बाद जो पंजाबी सैनिक लौटे थे उनमें काफी असंतोष था। अच्छा। दूसरा, गदर आंदोलन का प्रभाव भी अभी बाकी था, तो अंग्रेजों को डर था कि पंजाब में कहीं कोई बड़ा विद्रोह न भड़क जाए। इसीलिए उन्होंने वहां दमन का रास्ता चुना। और इसी कड़ी में 10 अप्रैल को अमृतसर के दो बहुत लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। जी हाँ, नाम सुना है। तो वो शांतिपूर्ण विरोध की अगुवाई कर रहे थे। उन्हें शहर के डिप्टी कमिश्नर ने बातचीत के बहाने बुलाया और फिर चुपके से गिरफ्तार करके कहीं और भेज दिया। अच्छा, बातचीत के बहाने? जी। इस खबर ने तो जैसे आग में घी का काम किया। जाहिर है, यानी नेताओं की गिरफ्तारी ने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया। बिल्कुल। शहर में हड़ताल हो गई, लोग सड़कों पर उतर आए और दुर्भाग्य से कुछ जगहों पर प्रदर्शन हिंसक भी हुए और कुछ अंग्रेज नागरिक मारे भी गए। ओहो। तो इसी तनाव और गुस्से के माहौल के बीच आया बैसाखी का दिन, 13 अप्रैल। शहर में अघोषित तौर पर एक तरह का फौजी कानून, मतलब मार्शल लॉ जैसा माहौल बना दिया गया था। सभाओं पर पाबंदी लगा दी गई थी। मार्शल लॉ? हाँ, लेकिन शायद ये बात सब तक पहुंची ही नहीं थी या सही से समझाई नहीं गई थी। तो बैसाखी के उस दिन जालियांवाला बाग में क्या हुआ? क्या वो सभी लोग सिर्फ विरोध प्रदर्शन के लिए ही जमा हुए थे? क्योंकि जो जानकारी मिलती है वो तो कुछ और भी इशारा करती है। ये बहुत अहम नुक्ता है। देखिए, जालियांवाला बाग एक ऐसी जगह थी जो चारों तरफ से ऊंची इमारतों और दीवारों से घिरी हुई थी। हाँ, मैंने सुना है। अंदर जाने और बाहर निकलने का मुख्य रास्ता सिर्फ एक ही था, और वो भी काफी संकरा। कुछ और छोटे रास्ते थे, लेकिन वो या तो बंद थे या बहुत तंग गलियों में खुलते थे। अच्छा। उस दिन वहां हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। इनमें बेशक कुछ लोग थे जो रॉलेट एक्ट और अपने नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाने, भाषण सुनने आए थे। एक स्थानीय नेता थे हंसराज, वो वहां सभा को संबोधित भी कर रहे थे। और बाकी लोग? बाकी बहुत से लोग, और शायद ज्यादातर लोग, सिर्फ बैसाखी का सालाना त्योहार मनाने आए थे। वो आसपास के गांवों से आए थे अपने परिवार के साथ। अच्छा, गांव से भी लोग आए थे? हाँ, बैसाखी पर पास ही स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने के बाद लोग अक्सर इस बाग में थोड़ा मेले जैसा माहौल देखने इकट्ठा हो जाते थे। इन लोगों में महिलाएं थीं, बच्चे थे, बुजुर्ग थे। यानी बच्चे और महिलाएं भी? जी हाँ। इनमें से कई लोगों को शायद शहर में लगी किसी पाबंदी या मार्शल लॉ, मतलब फौजी शासन जिसके तहत सभा करने पर पूरी पाबंदी थी, उसकी कोई खबर ही नहीं थी। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ पलों में मौत उनका इंतजार कर रही है। यानी एक ही जगह पर राजनीतिक विरोध की मंशा भी और त्योहार का उल्लास भी। ये तो एक तरह से अनजाने में बारूद के ढेर पर बैठने जैसा हो गया। बिल्कुल। हाँ? और फिर ब्रिगेडियर जनरल डायर वहां आदम का। हाँ, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर, उसे हाल ही में अमृतसर में तैनात किया गया था ताकि शहर में कानून व्यवस्था बहाल की जा सके, जैसा वो कहते थे। उसने सुबह शहर में मुनादी भी करवाई थी कि किसी भी तरह का जमावड़ा गैर कानूनी माना जाएगा और उसे बलपूर्वक रोका जाएगा।
लेकिन जैसा मैंने कहा, शायद ये मुनादी सब तक नहीं पहुंची या लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। हो सकता है। दोपहर बाद जब डायर को बाग में हो रही सभा की खबर मिली तो वो गुस्से में आग बबूला हो गया। वो करीब 90 सैनिकों की टुकड़ी लेकर बाग की तरफ चल पड़ा। 90 सैनिक? हाँ, इन सैनिकों में ब्रिटिश अफसरों के साथ गोरखा और बलूच रेजिमेंट के जवान शामिल थे, जिनके पास उस जमाने की घातक .303 ली एनफील्ड राइफलें थीं। उसके साथ 2 बख्तरबंद गाड़ियां भी थीं। लेकिन बाग का जो मुख्य रास्ता था वो इतना तंग था कि वो गाड़ियां अंदर नहीं जा सकी। अच्छा, गाड़ियां बाहर ही रह गईं। जी। और उसने पहुंचते ही, जैसा कि विवरण बताते हैं, बाग से निकलने के एकमात्र रास्ते को बंद कर दिया और बिना कोई चेतावनी दिए गोली चलाने का हुक्म दे दिया। क्या ये सच है? मतलब कोई चेतावनी देने की कोशिश भी नहीं हुई? बिल्कुल यही हुआ। ये इस घटना का सबसे ज्यादा भयावह पहलू है। डायर ने बाग में पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने में शायद चंद पल ही लगाए होंगे। उसने भीड़ को तितर-बितर होने या बाग खाली करने का कोई मौका, कोई चेतावनी नहीं दी। कोई मौका नहीं दिया। कोई मौका नहीं। सैनिकों को ऊंची जमीन पर तैनात करके सीधा निहत्ती शांत भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। उसका मकसद सिर्फ भीड़ हटाना नहीं था। तो फिर क्या था? जैसा उसने बाद में बड़ी बेशर्मी से हंटर कमेटी के सामने कबूल भी किया, वो नैतिक सबक सिखाना चाहता था, दहशत पैदा करना चाहता था, ताकि भविष्य में कोई अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सिर उठाने की हिम्मत ना करे। नैतिक सबक? निहत्थी भीड़ पे गोली चलाकर, ये तो कल्पना से भी परे है। हाँ, और गोलियां 1-2 मिनट नहीं बल्कि लगातार चलती रहीं। अनुमान है कि करीब 10 से 15 मिनट तक गोलियों की बौछार होती रही। 10 से 15 मिनट? जी हाँ। सैनिकों ने तब तक गोलियां चलाईं जब तक उनका गोला बारूद लगभग खत्म नहीं हो गया। कहा जाता है कि कुल 1650 राउंड गोलियां दागी गई। 1650 राउंड? हाँ, सोचिए उस बंद जगह में क्या नजारा रहा होगा। भगदड़ मच गई, लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे, चीख पुकार मच गई। कुछ ने दीवारों पर चढ़कर भागने की कोशिश की, लेकिन दीवारें 5 से 10 फीट ऊंची थी, उन पर चढ़ना आसान नहीं था और ऊपर से गोलियां बरस रही थी। निकलने का रास्ता तो बंद था। बिल्कुल, मुख्य निकास सैनिकों ने रोक रखा था। और वो कुआं जिसका जिक्र बार बार आता है, लोग उसमें कूद गए थे। हाँ, बाग के अंदर एक कुआं था। जान बचाने की हताशा में बिल्कुल कई लोग उस कुएं में कूद गए, लेकिन अफसोस वहां भी उन्हें जिंदगी नहीं, मौत ही मिली। कुआं देखते ही देखते लाशों से पट गया। बाद में जब शव निकाले गए तो अकेले उस कुएं से 120 से ज्यादा लाशें मिली। 120? सिर्फ कुएं से? हाँ। हे भगवान, ये आंकड़े तो रोंगटे खड़े कर देते हैं। मरने वालों और घायलों की संख्या को लेकर भी तो अलग अलग बातें कही जाती हैं। कुछ साफ है? सही कहा आपने। जो सरकारी आंकड़ा था, जो बाद में हंटर कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित था, वो मरने वालों की संख्या 379 बताता है और घायलों की संख्या करीब 1200। 379? हाँ, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और दूसरे गैर सरकारी स्रोतों ने जब अपनी जांच की तो पाया कि मरने वालों की संख्या असल में 1000 से कहीं ज्यादा थी। 1000 से ज्यादा? जी हाँ, और घायलों का तो कोई सही हिसाब ही नहीं लग पाया। सच तो यह है कि शायद सही संख्या हमें कभी पता ही नहीं चल पाई। बस ये पता है कि पूरा बाग खून से लाल हो चुका था। इतनी भयानक क्रूरता के बाद जब गोलियां रुक गईं, तब क्या हुआ? क्या किसी ने उन तड़पते हुए लोगों की मदद की? ये सोचना भी मुश्किल हो रहा है। नहीं, और यही बात इस त्रासदी को और भी ज्यादा अमानवीय बना देती है। गोलीबारी बंद होते ही जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ वहां से चला गया, जैसे कुछ हुआ ही ना। वो चला गया? हाँ, और उसने शहर में रात का कर्फ्यू लगा दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि जो लोग गोलियों से बच गए थे लेकिन घायल थे, वो रात भर उसी बाग में तड़पते रहे। रात भर बाग में? जी, रात भर कोई उनकी मदद के लिए नहीं आ सका। न कोई मरहम पट्टी, न पानी की एक बूंद। कई लोगों ने रात भर में वहीं दम तोड़ दिया। मतलब घायलों को मरने के लिए छोड़ दिया गया, ऐसे ही? बिल्कुल। अगले दिन जब कर्फ्यू हटा और लोग अपनों को ढूंढने बाग पहुंचे तो वहां का मंजर दिल दहला देने वाला था। हर तरफ लाशें बिखरी थीं, जमीन खून से सनी हुई थी, दीवारों पर गोलियों के अनगिनत निशान थे और वो कुआं लाशों से भरा पड़ा था। ये सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, ये इंसानियत पर एक बहुत गहरा जख्म था। इस बर्बरता की खबर जब बाहर निकली होगी तो जाहिर है पूरा देश सुलग उठा होगा। इसका राष्ट्रीय स्तर पर क्या असर हुआ? क्या प्रतिक्रिया हुई? बिल्कुल, जैसे जैसे खबरें फैलीं, पूरे देश में गुस्से और मातम की लहर दौड़ गई।
इस एक घटना ने अंग्रेजी राज का जो वो न्यायप्रिय और सभ्य होने का ढोंग था, उसका पर्दाफाश कर दिया। हाँ, वो मुखौटा उतर गया। बिल्कुल। इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई आग, एक नई दिशा दे दी। सबसे बड़ा असर शायद महात्मा गांधी पर पड़ा। गांधी जी पर? हाँ, गांधी जी जो अब तक ब्रिटिश न्याय व्यवस्था में कुछ हद तक यकीन रखते थे, इस नरसंहार से इतने ज्यादा आहत हुए कि उनका भरोसा पूरी तरह टूट गया। उन्हें लगा कि ऐसी जालिम हुकूमत के साथ किसी भी तरह का सहयोग करना पाप है। यहीं से उनके मन में बड़े पैमाने पर असहयोग आंदोलन, जो 1920-22 में हुआ, उसको शुरू करने का विचार मजबूत हुआ। अच्छा, तो असहयोग आंदोलन की जड़ें कहीं ना कहीं यहाँ भी थीं। हाँ, एक बड़ा कारण था ये। और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भी तो विरोध में अपनी सर की उपाधि लौटा दी थी। ये एक बहुत बड़ा सांकेतिक कदम था उस समय। जी हाँ, ये बहुत शक्तिशाली विरोध था। टैगोर ने इस वहशीपन के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि तत्कालीन वाइसरॉय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, उनको एक बहुत तीखा पत्र लिखकर लौटा दी। क्या लिखा था उन्होंने? उन्होंने लिखा कि ये सम्मान अब अपमान का प्रतीक बन गया है। इस घटना ने पंजाब के लोगों को, खासकर सिख समुदाय को, अंदर तक झकझोर दिया। उन्हें लगा कि उनके पवित्र शहर में बैसाखी के पवित्र दिन पर यह हमला बर्दाश्त के बाहर है। स्वाभाविक है। इसने पंजाब के युवाओं में क्रांति की ज्वाला को और भड़का दिया। यहीं से उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों का उदय हुआ। उधम सिंह? हाँ जी। जिन्होंने कथित तौर पर इस नरसंहार को बचपन में अपनी आंखों से देखा था और फिर 21 साल बाद लंदन जाकर माइकल ओडवायर। माइकल ओडवायर, ये कौन था? वो समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, जिसने डायर की कार्रवाई का खुलकर समर्थन किया था। अच्छा, गवर्नर था वो। हाँ। तो उधम सिंह ने लंदन जाकर माइकल ओडवायर की हत्या करके इस नरसंहार का बदला लिया। तो ये तो हुआ भारत में असर। क्या दुनिया भर में भी इसकी कोई प्रतिक्रिया हुई? क्या ब्रिटिश सरकार पे कोई दबाव बना? हाँ, धीरे धीरे जब खबरें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंची तो दुनिया भर में इसकी कड़ी निंदा हुई। ब्रिटेन में भी कई लोग इस खबर से सकते में थे। ब्रिटेन में भी? जी हाँ। इस बढ़ते दबाव के चलते ब्रिटिश सरकार ने अक्टूबर 1919 में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाई, जिसे हंटर कमेटी के नाम से जाना जाता है। हंटर कमेटी? हाँ, लेकिन जैसा अक्सर होता है, ये कमेटी एक तरह से लीपापोती ही साबित हुई। लीपापोती मतलब कैसे? मतलब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में माना कि हाँ, डायर ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया और ये एक गंभीर भूल थी। लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि डायर ने जो किया वो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी समझकर किया। उसके इरादे पर सवाल नहीं उठाया गया। क्या ड्यूटी समझकर? जी। ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स यानी निचले सदन ने तो डायर की निंदा की, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो ऊपरी सदन था, उसने उसका समर्थन किया और उसे सही ठहराया। कमाल है, यानी संसद भी बटी हुई थी इस पर। तो डायर को सजा क्या मिली फिर? कुछ हुआ उसका? सजा के नाम पर बस उसे कमान से हटा दिया गया और आगे कोई सक्रिय जिम्मेदारी नहीं दी गई। उसे भारत से वापस ब्रिटेन भेज दिया गया। बस इतना ही? हाँ। उस पर कोई मुकदमा नहीं चला, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। और हद तो तब हो गई जब ब्रिटेन में मॉर्निंग पोस्ट जैसे अखबारों और कुछ रूढ़िवादी समूहों ने डायर को साम्राज्य का रक्षक बताकर उसके लिए चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। चंदा उसके लिए? जी। इस बात ने भारतीयों के जख्मों पर जैसे नमक छिड़कने का काम किया और गुस्सा और भी बढ़ गया। ये साफ हो गया था कि अंग्रेजी हुकूमत की नज़र में भारतीयों की जान की कोई कीमत नहीं थी। ये तो न्याय का मजाक उड़ाने जैसा था। खैर, आज जालियांवाला बाग किस रूप में हमारे सामने है, उस विरासत को कैसे याद रखा गया है? आज जालियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक है। ये उन अनगिनत शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने उस दिन अपनी जान गंवाई थी। जी। वहाँ एक अमर ज्योति है जो निरंतर जलती रहती है। दीवारों पर गोलियों के वो निशान आज भी देखे जा सकते हैं, उन्हें सुरक्षित रखा गया है। वो उस दिन की भयावहता के मूक गवाह हैं। वो निशान अभी भी हैं? हाँ, वो अभी भी हैं। वो कुआं भी अब शहीदी कुआं कहलाता है। हर साल 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन हजारों लोग वहां उन शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि देने आते हैं। ये जगह सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं है, ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पीड़ा, उसके संकल्प और बलिदान का एक जीवंत प्रतीक है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटे तो कह सकते हैं कि जालियांवाला बाग सिर्फ एक दुखद घटना नहीं थी। ये भारतीय इतिहास का एक ऐसा मोड़ था जिसने गुलामी की जंजीरें तोड़ने के संकल्प को और मजबूत कर दिया। बिल्कुल। इससे कुछ बातें बहुत साफ होती हैं। पहली, ये घटना अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन के क्रूर और दमनकारी चेहरे को पूरी तरह उजागर करती है। दूसरी,
इसने स्वतंत्रता आंदोलन को निर्णायक रूप से बदल दिया, उसे ज्यादा व्यापक बनाया, ज्यादा दृढ़ बनाया और जैसा हमने कहा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग के रास्ते पर आगे बढ़ाया। सही। तीसरी और शायद सबसे अहम बात, ये हमें याद दिलाता है कि आज हम जिस आज़ादी में सांस ले रहे हैं उसकी कितनी बड़ी कीमत चुकाई गई है। ये उन हजारों गुमनाम शहीदों के बलिदान का स्मारक है। यानी ये हमें हमारी आज़ादी के मोल का एहसास कराता है बार बार। हाँ, और ये हमें मानवाधिकारों के महत्व, शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार और सत्ता के बेलगाम इस्तेमाल के खतरों के प्रति सचेत भी करता है। वाकई उन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसने भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक नई जान फूंक दी, एक नई दिशा दी। बिल्कुल। और अंत में ये एक सवाल भी छोड़ जाता है सोचने के लिए कि हम इतिहास की ऐसे दर्दनाक घटनाओं को क्यों याद रखें? क्या सिर्फ अफसोस करने के लिए, या फिर इनसे जो सीख मिली है उसे हम आज की दुनिया में, आज की चुनौतियों के सामने कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ऐसी त्रासदियां फिर कभी ना दोहराई जाएं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को विचार करना चाहिए।